नमस्कार। नमस्कार बच्चों, मैं टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अरुण शर्मा आज आपके सामने पॉलिटी का पहला अध्याय, जिसे हम संविधान का परिचय कहते हैं, लेकर उपस्थित हुआ हूं। और संविधान जो सब्जेक्ट है या पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये हर पेपर में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो एक परिचय है, संविधान का परिचय कि संविधान है क्या, राज व्यवस्था है क्या, कैसे चलता है प्रशासन, क्या क्या चीज़ें होती हैं इस पे, इन सब का एक परिचय देंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं उस शब्द को बड़ा ध्यान से देखिए। इसका नाम है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। राज व्यवस्था क्या होती है? इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ें तो राज्य की शासन व्यवस्था या प्रणाली, मतलब किसी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने की प्रणाली। तो अब यहां पर एक चीज देखिए कि शासन व्यवस्था कौन चलाता है। शासन व्यवस्था सरकार चलाती है। कैसे चलाती है? कानूनों के माध्यम से, और इन्हीं कानूनों को हम संविधान कहते हैं। तो क्या हुआ? किसी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता होती है या जिन नियम और कानूनों से किसी राज्य की शासन व्यवस्था चलती है, उन्हें हम संविधान कहते हैं। संविधान बेसिक बुनियादी नियम और कानून है, बुनियादी कानून है जिनसे किसी राज्य की शासन व्यवस्था चलती। यहां राज्य शब्द का तात्पर्य देश से है, किसी प्रांत से नहीं है। यहां पे राज्य शब्द का तात्पर्य किसी देश से। तो किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम संविधान कहते हैं। अब यहाँ पे राज्य को थोड़ा सा समझिए। राज्य का मतलब क्या है? राज्य शब्द जो है, कब किसे राज्य कहा जाएगा? तो राज्य को कहने के लिए, किसी को राज्य की संज्ञा देने के लिए हमें चार तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। वो चार तत्व कौन से हैं? एक तो है निश्चित भूखंड। भूखंड का मतलब है भाई एक सीमा रेखा होनी चाहिए। एक कोई राज्य है, कोई स्टेट है, उसको हम स्टेट तब कहेंगे जब उसके पास एक निश्चित बाउंड्री वाली एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि भाई ये भूखंड है, इसकी एक ये निश्चित सीमाएं हैं। इस सीमाओं को, इस भूखंड को हम कहते हैं। तो पहले है कि निश्चित भूखंड होना चाहिए, यानी एक उसकी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। दूसरा, उस भूखंड पर जनसंख्या होनी चाहिए। भाई बिना जनसंख्या के आप भूखंड का करोगे क्या? वो तो बंजर है। तीसरा, उस भूखंड पर शासन चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, वह संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब यह है कि वो जो राज्य है उसको बाहरी और भीतरी मामलों में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। वो किसी भी अपने निर्णय लेने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ये राज्य के चार तत्व हैं। राज्य की परिभाषा संविधान में भी मिलती है, उसे जब आगे हम अनुच्छेदों में चर्चा करेंगे तो हम उन्हें बताएंगे। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि जो राज व्यवस्था मतलब राज्य की शासन व्यवस्था को चलाना। या देखिए, राजधन व्यवस्था, व्यवस्था मतलब शासन प्रणाली, राज मतलब राज्य की शासन प्रणाली को चलाने की व्यवस्था। और शासन चलाता कौन है? शासन चलाता है सरकार।
शासन सरकार द्वारा चलाया जाता है। और सरकार क्या कहती है, सरकार शासन चलाएगी कैसे? सरकार शासन चलाएगी कानूनों के माध्यम से, और वही कानून क्या कहलाते हैं? संविधान। तो एक शब्द में संविधान क्या है, एक लाइन में, संविधान किसी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उन्हें कहा जाता है। इसमें आपके नियम, इसमें आपके कानून, बुनियादी पद और वगैरह वगैरह चीजें इसमें होती, इन्हें हम संविधान कहते हैं। तो एक लाइन में यही सब इसका डेफिनेशन निकलती है कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं। तो इतनी बात आई, राज्य व्यवस्था, राज्य की शासन प्रणाली, संविधान जो कानून होते हैं, और कानून मतलब सरकार। देखिए यहाँ पे 3 शब्दों का बड़ा ये है कि राज्य व्यवस्था, राज्य की शासन व्यवस्था कौन चला रहा है? सरकार। कैसे चलाएगी? कानून से, और वही कानून क्या कहलाएंगे? संविधान। ठीक, अब यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सरकार की। सरकार का काम क्या है? राज्य की शासन व्यवस्था को चलाना। तो सरकार कैसे चलाएगी? सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। एक तो है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। यही तो 3 है। सरकार यानी जो शासन चला रहा है, शासन किसी राज्य का इन तीनों से मिलके चलता है। कार्यपालिका का क्या काम होता है? शासन को चलाना। जो शासन है उन्हें नियम कानून के अनुसार चलाना। और विधायिका का काम होता है कि उस राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करना। विधायिका का काम होता है उस राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करना। और न्यायपालिका का काम होता है संविधान और कानूनों की व्याख्या करना और उन्हें समझना कि कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। तो ये 3 मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये बुनियादी चीजें थी जो प्रारंभ में एक परिचय था कि क्या क्या राज्य व्यवस्था में होता है। राज्य व्यवस्था में जो शब्द आ रहे थे, सरकार किनसे मिलके बनती है और संविधान क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझाया गया। अब हम अपने जो टॉपिक है उस पर आते हैं। जो हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान। देखिए, भारत का संविधान की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया संविधान क्या है। राज्य की व्यवस्था को चलाए जाने वाले नियम और कानून, वही संविधान कहलाता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो संविधान था भारत का वो कैसे बना। जब ब्रिटेन का हम पर अधिकार था, हम गुलाम हुआ करते थे। देखिए, गुलाम का मतलब क्या है, क्या मैंने क्या, राज्य के 4 तत्व हैं। पहला, राज्य के 4 तत्व, निश्चित भूखंड, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता। जब ब्रिटेन का हम पर अधिकार था, जब इंग्लैंड हम पर राज किया करता था, तब हमारे पास ये 3 चीज़ें तो थीं कि एक निश्चित भूखंड था जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे। दूसरा, उस ब्रिटिश भारत पर एक जनसंख्या भी निवास करती थी। और तीसरा, उस ब्रिटिश भारत का शासन चलाने के लिए सरकार भी हुआ करती थी। लेकिन
एक चीज नहीं थी, वो थी संप्रभुता। मतलब जो भारत की सरकार थी, जो भारत के प्रांतों से चुनी सरकार जाती थी, या जो भारत के लोग उसमें सरकार में अपना योगदान देते थे, उन्हें भारत के भीतरी और बाहरी मामलों में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं, किसी भी तरीके का निर्णय नहीं ले सकते थे। तो हमने क्या कहा, चार तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो राज्य की श्रेणी में वो नहीं आता है, इसीलिए हम गुलाम थे। आज देखिए हम संप्रभु हैं। सबसे पहली बात, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, क्योंकि हम अपने भीतरी और बाहरी मामलों में आज भी, भारत के पास आज भी भूखंड है, आज भी भारत के पास सरकार है, आज भी उस भूखंड पे एक जनसंख्या निवास करती है, लेकिन जो चौथी चीज मिली हमें, वो है संप्रभुता, कि हम अपने भीतरी और बाहरी मामलों के लिए निर्णय स्वयं ले सकते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। तो जब ब्रिटेन ने हम पे शासन कर रहा था, तो उसके पास एक भूखंड था, उस पर जनसंख्या थी। अब जनसंख्या के बाद अगला जो शब्द आता है वो है सरकार, शासन व्यवस्था को चलाना। तो ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटिश भारत पर शासन चलाने के लिए समय समय पर कुछ नियमों, कुछ कानूनों को बनाया। उन्हीं कानूनों को हम संविधान का विकास क्रम कहते हैं, कि ब्रिटिश संसद ने जो भारतीय भूखंड था, जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते थे, उस ब्रिटिश भारत पर शासन चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए, उन्हें हम संविधान का विकास क्रम करते हैं। तो विकास क्रम, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है संविधान का विकास क्रम। विकास क्रम क्यों कहा? विकास क्रम इसलिए कहा गया क्योंकि ये धीरे धीरे समय के साथ डेवलप हुआ है। धीरे धीरे इसने एक समय की बहुत लंबी यात्रा तय की और इसने हमें बेस दिया कि संविधान ऐसे बने, इसीलिए इसको विकास क्रम कहते हैं। सन 1773 से लेकर 1947 तक जो कानून बनाए गए ब्रिटेन की संसद द्वारा, उन्हें हम संविधान का विकास क्रम कहते हैं। इन्हीं नियम कानूनों से ही हमारे देश का उस समय शासन चलाया जाता था, और इसमें भी दो तरह के थे। एक तो था कि कंपनी का शासन, और दूसरा ताज का शासन। पहले कंपनी शासन करती थी, उसे रेगुलेट करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, कंपनी के शासन के नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा नियम बनाए जाते थे। और 1857 की क्रांति के बाद जब पूरा अधिकार ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया, तब ब्रिटेन की संसद भारत का शासन स्वयं संभालती थी और उसके लिए नियम और कानून बनाती थी। तो यह है संविधान का विकास क्रम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक इसी को संविधान का विकास क्रम कहा जाता है। तो थोड़ा सा इतिहास की ओर चलते हैं कि ये तो नियम कानून बन रहे थे, लेकिन हमारे जो देश के नेता थे, जो उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमें भारत का संविधान चाहिए, लेकिन अंग्रेज उस चीज़ को मान नहीं रहे थे।
उसी समय विश्व में एक ऐसी घटना घट गई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, और वो घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो घटना थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने पूरा ही जो पहले से चली आ रही चीजें थी उन्हें बिल्कुल बदल के रख दिया। जब ब्रिटेन की शक्ति कमजोर हुई और उसे लगा कि वो भारतीयों की मदद के बिना नहीं कुछ कर सकता, तब उन्होंने भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपका संविधान बनाने में आपकी मदद करें। और ये धीरे धीरे ये बात होती रही, और 1946 में जाकर जब कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने कहा कि तत्काल भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करो जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। और वहीं से हमने अपना एक नया अध्याय स्टार्ट किया संप्रभुता की ओर, और वो है हमारा वहीं से वही जो संविधान सभा का जो निर्माण था, उस सभा ने जिस संविधान को बनाया उसी ने आज़ाद भारत की ओर आगे शासन पद्धति को चलाया। तो वहाँ पे तो ये चीज़ यहाँ पे विकास क्रम हो गया। जो अगला आता है पड़ाव, वो है संविधान का निर्माण। देखिए, संविधान का निर्माण की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट क्या हैं? पहला, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। संविधान सभा का, दूसरा संविधान सभा का गठन हुआ, और तीसरा हमारा संविधान बना। ये 3 पॉइंट हैं। संविधान के निर्माण में 3 पॉइंट हैं कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ। देखिए, अंतरिम सरकार का मतलब क्या है? अंतरिम मतलब होता है अस्थायी, जो स्थायी नहीं है। 1946 में 1946 की जब घटना की हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने अध्ययन करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही कि भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। वायसराय वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा, और यही सभा संविधान का निर्माण करती है। और जब ये सभा संविधान का निर्माण करती है तो हमें संविधान में क्या मिलता है? एक तो प्रस्तावना, जो संविधान की आत्मा है, कुंजी है, सार है। पूरा अरे संविधान को समझने के लिए अगर आप प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ें तो संविधान क्या है आप यहीं से समझ जाएंगे। भारतीय संविधान क्या है, उसके भीतर क्या क्या चीजें हैं, वो सब इसमें लिखा हुआ है। दूसरा है कि जो संविधान मिला एक प्रस्तावना के साथ मिला, एक संविधान प्रस्तावना के साथ मिला, उसमें हमें उस वक्त 22 भाग मिले और अनुच्छेद हमें उस वक्त मिले 395, और अनुसूचियों की संख्या जो थी वो थी 8। ये हमारा मूल संविधान था जो हमें मिला। कालांतर में हमने संशोधन किए। संशोधन करने के साथ साथ हमने क्या पाया कि हमने कुछ इसमें नए भाग जोड़े संशोधन के पश्चात।
लेकिन हमने उन्हें अलग से कोई नंबर नहीं दिया, किसी न किसी भाग का उपखंड बनाया। जब भी अगर हम उनको भी संख्याओं में गणना कर ले तो भागों की संख्या 25 हो जाती है। और अनुच्छेद आज भी 395 है। जब भी हमने संशोधन किया, संशोधन करने के पश्चात जो हमने नया अनुच्छेद बनाया उसे किसी न किसी अनुच्छेद के अंदर उसका उपखंड या क्लॉज बना के रख दिया। तो अगर हम उन्हें आज काउंट कर रहे हैं, उनकी गणना कर ले तो अनुच्छेदों की संख्या 470 के आसपास है। और अनुसूचियों को क्या किया, हमने संशोधन के पश्चात 3 नई अनुसूचियां जोड़ी। और हमने जब अनुसूचियां जोड़ी तो आज अनुसूचियों की संख्या जो है वो है 12। ये है 12, अनुसूचियों की संख्या है 12। तो ये हमारा एक जो संविधान है वो है। अब हम थोड़ा सा जल्दी से चर्चा कर लेते हैं सरकार पे। देखिए, जो सरकार जो है वो शासन व्यवस्था को चलाती है। और हमारे यहाँ हमने क्या किया है कि 3 स्तरीय सरकार है, एक संघ स्तर पे, एक राज्य स्तर पे और एक स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार को भी हम बाहर बात रखते हैं, हम 2 की बात करते हैं, एक संघ स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। तो मैंने क्या कहा कि जो सरकार है उसके 3 हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, अब देखिए कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका एक संघ स्तर पे है और एक राज्य स्तर। संघ की जो कार्यपालिका है उसका प्रधान है राष्ट्रपति और जो राज्य की कार्यपालिका है उसका प्रधान है राज्यपाल। और कार्यपालिका का काम क्या होता है, देश की शासन व्यवस्था को चलाना। तो संघ पे जो संघ की कार्यपालिका है और राज्य, उसी प्रकार जो विधायिका है संघ में है और राज्य में। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका को हम संसद कहते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और राज्य स्तर पे जो हमारी विधायिका है उसे हम विधान मंडल कहते हैं, जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलके बनती है। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पर राज्य और केंद्र जैसा कोई बंटवारा नहीं है। यहाँ पर जो है वो है सबसे ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे हमारे उच्च न्यायालय हैं और उसके नीचे हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं। यह हमारा पूरा जो भारत का है सरकार का वो स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार जब हम संविधान में एक एक भागों का अध्ययन करेंगे आगे तो हम ये जानेंगे कि कैसे देश की शासन व्यवस्था चल रही है। बेस यही तीनों है। देखिए बात को समझिए, कार्यपालिका जो देश का शासन चलाती है, विधायिका जो देश के लिए नियम और कानून बनाती है, और न्यायपालिका जो इन कानूनों को चर्चा करती है, इन कानूनों का समीक्षा करती है। ये है तो जिसे संघ की हम बात करें, जब संघ की कार्यपालिका है वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इनसे मिलकर बनती है। उसी प्रकार राज्य की भी जो कार्यपालिका है वो भी राज्यपाल,
मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, इनसे मिलकर बनती है। विधायिका संघ की को संसद कहा जाता है, राज्य की को विधानमंडल कहा जाता है। अब इन सब का हम विस्तृत अध्ययन एक एक भाग का, एक एक अनुच्छेद का आगे जो हमारी क्लासें होंगी उनमें हम इसमें अध्ययन करते चलेंगे। धन्यवाद क्लास।